हाथरस केस की सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हो रही है सुनवाई। कोर्ट में पीड़ित परिवार मौजूद है। डीजीपी एसीएस गृह के साथ कई आला अधिकारी भी कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। सुनवाई जारी है। हाथरस के डीएम, निलंबित एसपी और सीओ भी कोर्ट में मौजूद हैं। दो जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा। फिलहाल ये ताजा जानकारी सामने आ रही है। कई अधिकारी मौजूद हैं। बड़ी बात निकलकर यह सामने आ रही है कि पीड़ित परिवार और यूपी सरकार के अधिकारी ही अदालत में मौजूद हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान सिर्फ और सिर्फ केस से जुड़े लोग और सरकार के अधिकारी ही मौजूद हैं और कोई भी नहीं। और फिलहाल सुनवाई जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस केस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई जारी है। फिलहाल जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक दो जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा। जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से विशाल रघुवंशी जुड़ गए हमारे साथ उस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। विशाल, सुनवाई से जुड़ी क्या अपडेट्स अब तक आपको मिल पाई हैं? देखिए, फिलहाल सुनवाई जो है वो जारी है और अभी पीड़ित पक्ष अपना पक्ष रख रहा है। चूंकि इस पूरे मामले में दोनों ही पक्षों को सुना जाएगा। यूपी सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता साहिर मौजूद हैं कोर्ट के अंदर। इसके साथ साथ यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी अवनीश अवस्थी के साथ साथ जो डीजीपी हैं एसपी अवस्थी वो भी हैं। इसके साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हैं। डीएम के कप्तान और हाथरस डीएम और कप्तान भी जो है हाथरस के वो भी कोर्ट में मौजूद हैं। खास तौर से अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल जो पीड़ित पक्ष है उसका ही बयान जो है वो दर्ज हो रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उस वक्त कंडीशन थी, और अंतिम संस्कार को लेकर तमाम सवाल जवाब जो हैं वो किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों ही पक्ष कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा किसी को भी कोर्ट रूम में जाने की इजाज़त नहीं है। पूरा कॉरिडोर खाली करा दिया गया है। ये एक कहा जा सकता है कि बहुत ही गोपनीय तरीके से पूरी जो सुनवाई है वो की जा रही है, क्योंकि ये आरोप लगाया गया था सीमा कुशवाहा की तरफ से, जो पीड़ित परिवार की तरफ से जो वकील की गई, जो निर्भया की वकील नहीं है, उन्होंने आज दी मीडिया से बातचीत में भी कहा था कि लगातार जो एसआईटी जांच कर रही थी वो एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रही थी जिसमें तमाम जो चीज़ें थी वो विरोधाभास कर रही थी पीड़ित परिवार के। उनका कहना था कि परिवार के लोगों का जो है आपस में एक दूसरे को जानते थे। एसआईटी ने ये कहा रिपोर्ट में, लीक की इंफॉर्मेशन। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने आज बहुत ज़्यादा सख्ती कर रखी है और लगातार कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। लेकिन ना तो कोई वकील ना ही कोई कर्मचारी जो कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद है उन सबको इजाज़त नहीं दी गई है। साफ तौर पर इस पूरे कॉरिडोर में किसी को भी इजाज़त नहीं दी गई कि कोई भी वहां पर जाए और सुनवाई सुन सके, क्योंकि अमूमन ये होता था कि कोर्ट में सुनवाई चल रही होती थी तो आराम से आदमी जाकर सुनवाई सुन सकता था या कोर्ट रूम के बाहर मौजूद रह सकता था। लेकिन ये इस बार किया गया है कि कोर्ट रूम में किसी को भी इजाज़त नहीं दी गई है। इसके साथ साथ जो पूरा कॉरिडोर है उसको भी खाली करा दिया गया है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कि बहुत कुछ खुल कर सामने नहीं आ पाएगा अभी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। महाधिवक्ता बाइट देंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे, बताएंगे कि पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी सुनवाई अंदर कोर्ट में चल रही है और अंदर क्या कुछ हो रहा है ये कोर्ट रूम के अंदर मौजूद लोगों के अलावा किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि पूरी तरह से कॉरिडोर को खाली करा दिया गया है। कोई भी अंदर कोर्ट रूम के पीड़ित परिवार और यूपी सरकार की तरफ से जो अधिकारी बुलाए गए उनके अलावा कोई भी कोर्ट रूम में नहीं है। जी विशाल, सुनवाई शुरू होने से पहले पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा ने 3 मांगे रखी थी। उन 3 मांगों के मद्देनजर आपसे मैं जानकारी लेना यह चाहूंगा कि अब पीड़ित परिवार जब अपना पक्ष रख रहा है, बयान दर्ज करा रहा होगा, उसका असर कितना पड़ सकता है इन 3 मांगों के मद्देनजर? देखिए बिल्कुल 3 जो मांगे रखी गई हैं इसको एफिडेविट के तौर पर सीमा कुशवाहा कोर्ट में दाखिल कर सकती हैं। लेकिन ये तब हो सकता है जब पीड़ित परिवार की तरफ से ये कहा जाए, रिक्वेस्ट किया जाए कोर्ट में कि सीमा कुशवाहा को उनको पीड़ित परिवार का पक्ष रखने के लिए कहा जाए।
तो ऐसे में अगर कोर्ट मंजूरी देता है तो एफिडेविट के तौर पर ये 3 मांगे रख सकती हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आज यूपी सरकार से ये साक्ष्य के तौर पर मांगा भी गया था, लिखित एफिडेविट मांगा गया था कि क्या कंडीशन थी जिस कंडीशन पर जो है अंतिम संस्कार किया गया था रात में। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी चीज़ें थी, इसको बाकायदा एविडेंस जो है वो भी यूपी सरकार के अधिकारी की तरफ से पेश करने पड़ेंगे कि क्या कुछ उस वक्त सर्कमस्टेंसेस में थे। इसीलिए कोर्ट ने इतना लंबा समय दिया था। 1 तारीख को स्वतः संज्ञान लिया था, 12 तारीख आज की जो डेट है, आज के दिन तय किया गया था। परिवार को ये भी कहा गया था कि सुरक्षित यहाँ पर लाया जाए, उनकी परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कोर्ट रूम के अंदर से जो जानकारी आई है, थोड़ी बहुत जानकारी अभी आ पा रही है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें लीक नहीं हो पा रही हैं। लेकिन जो कोर्ट रूम के अंदर से जानकारी आ रही है कि सबसे पहले पीड़ित परिवार से तमाम जानकारियाँ जो हैं वो कोर्ट जान रहा है। जी विशाल, 14 सितंबर को इस घटना के बाद से लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, फिर चाहे वो सरकार की तरफ से अलग अलग मुद्दों को लेकर पक्ष सामने आया हो या पुलिस अधिकारियों ने तमाम तरह से जानकारी दी हो। मेरा सवाल आपसे यह है, जो सुनवाई से जुड़ा हुआ यह है सबसे प्रमुख सवाल, कि रात के वक्त अंतिम संस्कार कर दिया गया था पीड़िता का, उसके बाद क्या रिएक्शन सामने आए थे पुलिस के अधिकारियों के माध्यम से, सरकार के माध्यम की तरफ से, और उन रिएक्शंस का भी जो है प्रभाव आज की सुनवाई के दौरान जब सरकार जो अधिवक्ता है, महाधिवक्ता है, अपना पक्ष रखेंगे सरकार का, वो इसमें मेंशन हो सकता है। देखिए बिल्कुल ये एक वो बहुत ही जो है कहा जा सकता है कि टेक्निकल क्वेश्चन है कि कोर्ट में क्या कुछ सरकार कहेगी, क्योंकि पूरा जो बेस है इस पूरे मामले में सुमोटो का जो पूरा बेस है वो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया की थी पुलिस की तरफ से अपनाई गई थी उस पर है। सीधे तौर पर कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ सवाल जो है इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में पर उठाए थे कि आखिरकार ऐसी क्या जल्दीबाजी थी कि यूपी सरकार की तरफ से इंतज़ार नहीं किया गया सुबह का, परिवार वालों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो इसी सब बिहाफ पर ही कोर्ट ने सुमोटो लिया था। जो कोर्ट में जवाब देने के लिए जो जवाब तैयार किया गया है यूपी सरकार की तरफ से, उसमें 2-3 चीज़ें शामिल की गई हैं। पहली चीज़ कि वहाँ पर कुछ माहौल बिगाड़ने की कोशिश वाले लोग थे, इस वजह से वहाँ पर माहौल बिगड़ सकता था, इस तरह का इनपुट आया था, इसीलिए ये रात जो है क्रीमेशन किया गया और परिवार वालों को कॉन्फिडेंस में लेकर किया गया। परिवार के कुछ सदस्य वहाँ पर मौजूद थे, ये इस तरह का जवाब तैयार किया गया। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि 30 सितंबर को चूँकि अयोध्या में जो धातु था उसका फैसला आने वाला था, ऐसे में उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में अलर्ट था, तो ये तर्क भी दिया सकता है कि इससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती थी, तनाव की स्थिति पैदा हो सकती थी। तो इसीलिए इस जजमेंट को देखते हुए भी ये प्रक्रिया अपनाई गई थी देर रात करने के लिए, और लेकिन उस वक्त भी परिवार वालों को कॉन्फिडेंस में लेने की बात उस साक्ष्य में रखी जाएगी। अब एफिडेविट के तौर पर सरकार क्या कुछ जमा करती है ये तो चूँकि शाम तक ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन हाँ ये बात जो है ये कोर्ट में कही जा सकती है कि इन 2 पॉइंट्स पर कोर्ट में एफिडेविट जो है वो दिया जा सकता है। इसके साथ साथ कोर्ट में ये भी कहा जा सकता है कि चूँकि इस तमाम जो चूँकि जानकारियाँ जो थी वो स्थानीय प्रशासन ने कुछ जो है साझा भी नहीं की थी, तो इन सब चीज़ों को अभी तर्क दिया जा सकता है। अब देखना क्या होगा कि इसमें क्या कुछ तर्क दिया जाता है, लेकिन फिलहाल सुनवाई चल रही है, कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, कुछ देर के बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि अंदर कोर्ट रूम के क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल सुनवाई जारी है और सुनवाई से जुड़ी बातें बहुत मुश्किल है कि बाहर आ सके जिस तरह से इस वक्त सुनवाई हो रही है, और सिर्फ केस से जुड़े लोग, अधिकारी और पीड़ित परिवार इस वक्त अंदर मौजूद हैं, बाकी किसी को भी इजाजत नहीं है। फिर भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर जानकारी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शकों तक लगातार पहुंचा सके। इसी केस से जुड़ी हुई और भी कई महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं जिन पर आगे हम चर्चा करते हैं। विशाल, मेरा आपसे अब ये सवाल है कि 1 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया था, आज 12 अक्टूबर है, यानी तकरीबन इस बीच 11 दिन बीते हैं, और इन 11 दिनों में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं जो हाथरस केस से जुड़े हुए हैं। फिर चाहे वो अफवाहों की बात हो, और भी कई ऐसी बातें रही जिसको लेकर पहले कुछ और कहा जा रहा था, फिर बयान निकलकर कुछ और सामने आए, स्थितियां कुछ और सामने आई। देखिए एक चीज़ है बहुत क्लियर, सरकार की तरफ से भी कहा जाएगा कोर्ट में कि तुरंत ही इस मामले के बाद जैसे ही मामला चर्चा में आया, तुरंत ही एसआईटी टीम जो है गठित कर दी गई, एसआईटी की जांच शुरू हो गई थी। इसके बाद परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसके साथ साथ सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई थी और सीबीआई जांच एक्सेप्ट हो गई। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू भी कर दी एफआईआर दर्ज करने के बाद। इन सब चीज़ों को लेकर कोर्ट में कहा जाएगा। दूसरी चीज़ जो चूँकि पीड़िता का जो भाई था, मृतका का जो भाई था, उसने इस बात को कहा था कि वो लोग सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जो कमेटी है वो बनाई जाए, वो जांच करे। ये पीड़िता के भाई ने कई बार बयान दिया था। तो इन सब चीज़ों को लेकर तर्क जो है वो दिया जा सकता है कि चूँकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, ऐसे में सीबीआई जांच करनी शुरू कर चुकी है और कुछ समय अब जो है एसआईटी जांच की रिपोर्ट भी आ जाएगी। ये तर्क दिया जा सकता है यूपी सरकार की तरफ से कि तमाम तथ्यों को किया गया। हाँ, एक चीज़ और भी इसमें शामिल की जा सकती है कि चूँकि मीडिया रिपोर्टिंग इस दौरान हुई कि उसको रोका गया, मीडिया को वहाँ नहीं जाने दिया गया, गाँव में तमाम चीज़ें थी। ये तर्क दिया गया कि एसआईटी को अपने बयान दर्ज करने हैं, मीडिया की वजह से वहाँ बयान नहीं दर्ज कर पाएंगे। ये सब तमाम चीज़ों को भी, मीडिया रिपोर्ट्स को भी बड़ा जिक्र किया था सुमोटो में। तो इन सब चीज़ों का भी जिक्र जरूर होगा। और चूँकि 2 जजों की बेंच है तो जाहिर सी बात है कि जब सुमोटो लिया गया था तो एक समय सीमा दी गई थी। 1 तारीख का समय था और आज 12 तारीख है। इस दौरान कई ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं, कई मामले अलग अलग आए हैं, जैसे कि कुछ खुलासे हुए हैं लेटर से, परिवार एक दूसरे को जानता है, कुछ वीडियोस आए हैं। इन सबको साक्ष्य के तौर पर यूपी सरकार कोर्ट में पेश कर सकती है। और चूँकि जिस तरह से फंडिंग की बात भी सामने आई और तमाम और भी वेबसाइट सामने आई हैं, तो इन सब चीज़ों को भी तर्क के तौर पर रख सकती है। लेकिन क्या कुछ एफिडेविट में शामिल करेगी सरकार, ये देखना होगा। इसके साथ साथ जो तमाम चीज़ें इस दौरान डेवलपमेंट हुई हैं उस पर क्या कुछ कहा जाएगा, पीड़ित परिवार इस वक्त अपने आप को कैसा महसूस कर रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगा कि इस पर जवाब दोनों ही लोगों को देना होगा कि अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी पुलिस की तरफ से, वो क्या सही थी, वो क्या परिवार वालों की मर्जी से हुआ था, और ऐसी क्या मजबूरी थी पुलिस के पास कि उन्होंने अंतिम संस्कार रात में ही कर दिया। तो इन सब चीज़ों का मुख्य रूप से जवाब देना पड़ेगा और इसी को लेकर फिलहाल सुनवाई जो है कोर्ट में लगातार जारी है। जी विशाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसको लेकर भी लगातार बात सामने रखी गई है, चर्चाओं में रही है। ये कितना अहम केंद्र बिंदु रहेगा? देखिए, बिल्कुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चूँकि कई चीज़ें सामने निकल के नहीं आई थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। और उन्होंने इस बात को भी कहा था कि किसी भी तरह से जो है रेप की पुष्टि नहीं दिखाई पड़ रही है। जीभ काटने की बात गलत बताई थी। उन्होंने कहा था कि जीभ पर कुछ काटा या कुछ चुभ गया था, ये उन्होंने बाकायदा ऑन कैमरा बताया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश करना है सरकार को। अब एक चीज़ इस सब चीज़ों में बहुत टेक्निकल है कि एफिडेविट के तौर पर क्या कुछ जो है पेश किया जाता है, और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में सरकार क्या क्या दलीलें देगी। और इसीलिए शायद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को भी बुलाया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर क्या कुछ होगा। एक आपको थोड़ा सा जो है मैं आपको दिखा दूँ तस्वीरों में, क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो है तैनात थी, उसको थोड़ा सा गेट नंबर 3 की तरफ कर दिया गया है। मतलब साफ है कि जो एग्जिट पॉइंट होगा वो गेट नंबर 3 से होगा अधिकारियों का, मतलब वो मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे। और चूँकि मीडिया को 5 नंबर गेट पर के बाहर ही रहने के लिए कहा गया था और 5 और 6 नंबर गेट पर, ऐसे में ये बहुत क्लियर हो गया कि मीडिया से कोई भी अधिकारी, चाहे वो अपर मुख्य सचिव हो, गृह हो, या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, डीजीपी हो, या डीएम और कप्तान हाथरस हो, कोई भी मीडिया से मुखातिब नहीं होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये साफ कर रही हैं कि अब जो ऑफिशियल वर्जन आएगा वो महाधिवक्ता शाही की तरफ से ही आ सकता है, जो कहा गया है। बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या कुछ ऑफिशियल वर्जन आएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति है कि सुनवाई चल रही है और जैसे ही सुनवाई खत्म होगी तब कुछ क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ कोर्ट के अंदर हुआ है। जी ठीक है विशाल, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार जारी है और बड़ी खबर यह है कि हाथरस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई जारी है। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से यह भी जान लीजिए सुबह से लेकर अब तक क्या क्या हो गया। सुबह तकरीबन 6 बजे पीड़िता के परिवार के 5 लोग लखनऊ के लिए रवाना हुए। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच तकरीबन 11 बजे पीड़िता का परिवार लखनऊ पहुंचा। लखनऊ पहुंचते ही पीड़िता के परिवार को उत्तराखंड भवन के गेस्ट हाउस में ले जाया गया। उसके बाद करीब 2 बजे पीड़ित परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचा और उसके बाद अदालत की सुनवाई शुरू हुई। एक तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई में वकील विनोद शाही यूपी सरकार की ओर से पक्ष रख रहे हैं, दूसरी तरफ पीड़ित परिवार की ओर से सीमा कुशवाहा पक्ष रखेंगी। सीमा कुशवाहा की बात करें तो ये वही सीमा कुशवाहा हैं जिन्होंने दिल्ली की निर्भया की लड़ाई लड़ी थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि सुनवाई शुरू होने से पहले
पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा ने 3 मांगे रखी थीं, जिसका सरोकार सुरक्षा, केस ट्रांसफर और मामले की प्राइवेसी से जुड़ा हुआ था। पीड़ित परिवार और यूपी सरकार के अधिकारी अदालत में मौजूद हैं। हाथरस कांड को लेकर सुनवाई जारी है। पीड़ित परिवार के लोग अपना बयान दे रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीड़ित परिवार की बात सुन रहे हैं जज। 2 जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार वाले अपना पक्ष रख रहे हैं। पीड़ित परिवार की बात सुन रहे हैं जज। इस वक्त की बड़ी खबर, इस पर और अधिक हम जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी विशाल रघुवंशी से, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल पीड़ित परिवार की बात सुन रहे हैं जज। हाँ देखिए, बिल्कुल अंदर जो है पीड़ित परिवार अपनी बात रख रहा है और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले कोर्ट पीड़ित परिवार से उनका पक्ष जानेगा, उसके बाद अधिकारियों से उनका पक्ष जानेगा। एक अपडेट और है, क्योंकि पहले जो कि 45 मिनट का समय रखा गया था सुनवाई का, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है और अभी ये माना जा रहा है कि ये सुनवाई थोड़ा सा लंबी और चलेगी, क्योंकि तमाम तर्क जो हैं वो दिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ तमाम जो चीज़ें हैं वो परिवार की तरफ से बताई जा रही है। घटना जो है सिलसिलेवार कोर्ट के अंदर बताई जा रही है और एक अभी छोटा सा अपडेट आया है कि शुरुआत में पीड़ित पक्ष को ही कोर्ट के अंदर रहने की इजाज़त दी गई थी, सीमा कुशवाहा कोर्ट के अंदर नहीं थी। ये एक अपडेट आया है। इसका मतलब कि कोर्ट में सीमा कुशवाहा के लिए बाकायदा परिवार को एप्लीकेशन देनी होगी या एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि परिवार में जो है की तरफ से सीमा कुशवाहा अपना एफिडेविट दाखिल करेंगी और उनका पक्ष रखेंगी। तो फिलहाल शुरुआत में पीड़ित परिवार के साथ सीमा कुशवाहा कोर्ट के अंदर नहीं गई थी। ये अभी का अपडेट है। जैसा कि हम बता रहे थे कि टेक्निकल रूप से क्योंकि इन कैमरा जो प्रोसीडिंग होती है उसमें सिर्फ उन्हीं को ही इजाज़त मिलती है जो इस मामले से संबंधित होते हैं, जिनको कोर्ट बुलाता है। तो चूँकि इसमें सीमा कुशवाहा का नाम नहीं था, ना ही कोई वकील का नाम था कि पीड़ित पक्ष से कोई वकील है, क्योंकि स्वतः संज्ञान का मामला था। तो शुरुआत में ये स्थिति है। अब बाद में अभी थोड़ा सा चूँकि उस कॉरिडोर में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कुछ स्थिति है ये थोड़ा सा क्लियर बाद में होगा, लेकिन ये अभी का अपडेट है। जी बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि इस वक्त जज पीड़ित परिवार का पक्ष सुन रहे हैं। पीड़ित परिवार अपना बयान दे रहा है। पीड़ित परिवार इस घटना से जुड़ी हर वो बात इस वक्त जज को बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि पीड़ित परिवार की बात सुन रहे हैं जज। परिवार कोर्ट को पूरी घटना बता रहा है। इसके बाद डीएम हाथरस जवाब देंगे। डीएम के बाद तत्कालीन एसपी को जवाब देना है। सिलसिलेवार तरीके से सुनवाई के दौरान क्या कुछ होगा, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे पहले हर जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल पीड़ित परिवार की बात सुन रहे हैं जज। उसके बाद हाथरस के डीएम की बात सुनेंगे। हाथरस के डीएम की बात जहां तक होती है, कई सवाल खड़े हुए थे। एक वीडियो भी वायरल हुआ था। विशाल, हाथरस के डीएम की अगर हम बात करें, सवालों के घेरे में रहे थे। एक वीडियो के वायरल होने के बाद बेहद महत्वपूर्ण रहेगा उनका पक्ष भी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हाथरस के डीएम का पक्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि घटना से लेकर अभी तक का जितना भी डेवलपमेंट है उन सब के बारे में डीएम हाथरस जवाब देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पूरी घटना हुई है, उस घटना में तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं और जो अंतिम संस्कार की बात थी उसमें भी डीएम के कई तरह के बयान आए थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर डीएम हाथरस अपना बयान जो है वो कोर्ट में दर्ज कराएंगे। उनसे कोर्ट जो है सवाल जवाब करेगा। एसपी हाथरस से भी जो है पूछताछ की जाएगी, उनसे भी जो है सवाल जवाब किया जाएगा और उनसे भी कहा जाएगा जवाब दाखिल करने के लिए। उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पूछताछ की जाएगी। उनसे कहा जाएगा कि क्या कुछ रिपोर्ट में निकला था, उसके साक्ष्य जो है वो कोर्ट में जमा कराएं। इसके साथ ही डीजीपी से उत्तर प्रदेश में कि हाथरस में जो घटना हुई उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है, यूपी पुलिस ने क्या कुछ कहा है, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, किस तरह की मजबूरियाँ थी, इसको लेकर एफिडेविट दाखिल करना पड़ेगा।